गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कुछ विदेशी विवरण, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे विदेशी विवरण हैं जिनको जानते हुए हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशी विवरण को हमने 3 भागों में बांटा: यूनानी साहित्य, चीनी विवरण और तिब्बती वृत्तांत। यूनानी साहित्य के अंतर्गत हमने देखा कि कुछ यूनानी इतिहासकार रहे हैं, जैसे टैसियस है, हेरोडोटस है, निर्याकस है, एरिस्टोब्यूलस है, आनेक्रिट्स है, स्ट्रैबो है। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि पाई है वो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका। उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ द बार एरिस्टोब्यूलस के द्वारा लिखी गई, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह भी एक ग्रंथ मिलता है जो हमें बंदरगाह और व्यापार की विस्तृत जानकारी देता है। उसके बाद में हमने देखा चीनी विवरण के अंतर्गत फाइयान, सुंगयुंग, हुएनसांग आदि का नाम आता है। फाइयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था और हुएनसांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा गया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में हमने देखा तिब्बती वृत्तांत, जिसके अंतर्गत तारानाथ के द्वारा लिखित कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना है। उसके बाद में हमने देखा कि सुलेमान ने एक पुस्तक लिखी, सिलसिलात उब तवारीख। और उसके बाद में हमने देखा कि इतिहास के अंतर्गत जो सिंध प्रदेश है, सिंध प्रदेश की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, कौन से पुरातात्विक स्रोत, इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमें देखना है कि उत्खनन से प्राप्त, किससे? उत्खनन से प्राप्त कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इतिहास से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो इतिहास में उत्खनन से प्राप्त स्रोत जैसे कि मृदभांड, जैसे उदाहरण के तौर पर देखे जाए तो सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन जो मृदभांड मिले हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो मनुष्य था उसने किस तरीके से अपने आप का विकास किया। होमोसेपियंस जो प्राज्ञ मानव कहा जाता है, सबसे पहले मानव का रूप था, उसने किस तरीके से अपने को विकास किया और विकास करने के बाद में उसने स्थायी आवास बनाना और मृदभांडों को उपयोग में लाना, और ये पशुपालन है, स्थायी जगह खेती करना, ये सारी चीजों किस तरीके से सीखा। तो इनके जो स्टेप बाय स्टेप सीखने की क्रमिक प्रक्रिया है, जो भी हमें अवशेष मिले हैं उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक जो अविकसित मानव था विकसित अवस्था में किस प्रकार आया। तो मृदभांड हुए, औजार हुए, उपकरण हुए, इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। तो मृदभांड संस्कृति है, उसको हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। मृदभांड संस्कृति जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर पॉलिश की जाती थी, और पॉलिश करने के लिए क्या किया जाता था कि विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं उनका उपयोग किया जाता था। मृदभांड संस्कृति, इसके विभिन्न रूप हैं। जैसे पहला रूप देखने को आता है गेरुआ, गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, जब मानव ने गेरुए रंग का इस्तेमाल करना शुरू किया और मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर गेरुए रंग लगाकर उनको आकर्षित बनाने का काम किया, यही संस्कृति गेरुआ रंग युक्त मृदभांड संस्कृति कहलाती है। उसके बाद में दूसरी संस्कृति आती है काले व लाल मृदभांड संस्कृति। काले व लाल मृदभांड संस्कृति। अभी जो काले और लाल मृदभांड संस्कृति है, उसके नाम का निरूपण कैसे हुआ है? तो जो ये बर्तन थे मिट्टी के, इन मिट्टी के बर्तनों पर लोगों ने काले और लाल रंग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और जो भी हमें उनसे संबंधित अवशेष मिले हैं
उन पे यही देखा गया है कि तो सबसे ज्यादा काले और लाल रंग का प्रयोग किया गया है और अध्ययन के तौर पर उसको हमने काले व मृदभांड संस्कृति कह दिया, काले व लाल मृदभांड संस्कृति का नाम दे दिया। तीसरी संस्कृति आती है चित्रित सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। चित्रित सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। अब ये चित्रित सलेटी रंग की जो मृदभांड संस्कृति है, इसमें क्या किया, जो मनुष्य था उसने चित्रों के माध्यम से पहले तो सलेटी रंग का प्रयोग किया और फिर उसके ऊपर चित्रांकन कर दिया, और जो भी हमें इस संस्कृति से संबंधित अवशेष मिले हैं बहुत आयत मात्रा में, उसको हमने अध्ययन के तौर पर तीसरा नाम दे दिया, जिसका नाम है चित्रित सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। और चौथी सभ्यता आती है, वो है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। उत्तरी काली चमकीली परंपरा। अब ये उत्तरी काली चमकीली परंपरा, उसको कैसे नाम दिया? अब इन्होंने क्या किया, चमकदार जो रंग है उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने चमकदार रंगों का प्रयोग करना शुरू किया तो उसकी बहुतायतता होने शुरू हो गई, और ये मृदभांड हमें बहुतायत मात्रा में मिले हैं, और अध्ययन की दृष्टि से हमने उसका नाम रख दिया उत्तरी काली चमकीली परंपरा। इस तरीके से हमने देखा कि ये 4 प्रकार की परंपराएं हैं, और इनको हम मृदभांड संस्कृति के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में आता है अभिलेख। आपको पता है कि सर्वाधिक अभिलेखों का जो प्रयोग है वो मौर्यकालीन अशोक के द्वारा किया गया। भारतीय पुरातत्व स्रोत में अभिलेखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हमें तिथि युक्त एवं सामसायिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। शासन विशेष, तिथि क्रम, उपलब्धियों की जानकारी हमें इन्हीं अभिलेखों से मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो भी अभिलेख उद्धरण करवाता है या उत्कीर्ण करवाता है, उस शासक से संबंधित तिथि, उस शासक का नाम, उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम, उनका वंश, उनकी सामसायिक घटना, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अशोक के अभिलेख, सबसे ज्यादा अशोक ने ही अभिलेखों का निर्माण करवाया। दूसरे आ जाते हैं खारवेल, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके द्वारा बनवाया गया नासिक अभिलेख। जो अशोक है, अशोक के ये अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो अशोक के ये अभिलेख मिलते हैं हमें खरोष्ठी और ब्राह्मी भाषा में, खरोष्ठी और ब्राह्मी भाषा में। ये लिपि है, सॉरी, ये खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि है, और अगर भाषा पूछे तो भाषा है प्राकृत। इसके बाद में जो अन्य लेख हैं, और अन्य लेखों में नाम आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद में आता है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इसके बाद में आता है प्रभावती का ताम्र अभिलेख, प्रभावती का ताम्र अभिलेख। दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, दशरथ के हैं नागार्जुनी गुहा लेख। अब ये गुहा लेख क्या होते हैं? जो गुफाओं के अंदर लेख लिखे गए उनको गुहा लेख कहते हैं। अब दशरथ किस वंश का शासक था? तो ये दशरथ है मौर्यकालीन वंश का शासक था, जिसने नागार्जुन में जिस तरीके से अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, उसी तरीके से दशरथ ने भी नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया और वहां पे अभिलेख बनवाए हैं।
इसके बाद में आ जाते हैं जैसे कि सतवाहन थे। सतवाहन कहाँ के हैं? सतवाहन, सातवाहन, जिसको आंध्र वाहन भी कहा जाता है, ये दक्षिण भारत के हैं। तो ये इस वंश के द्वारा नासिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। नासिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। इसके बाद में कुछ मूर्तियां, उनके शीर्ष, अधोभाग, उनके ऊपर भी शासकों ने लेख लिखवाए हैं, जिनको हम मूर्ति लेख भी कह सकते हैं। इनसे हमें विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण तथ्यों, उनकी घटनाओं की जानकारी के साथ साथ में उस समय की सामाजिक एवं राजनीतिक और धार्मिक जानकारियां भी मिलती हैं। अगला देखते हैं सिक्के। सिक्के एवं मुद्राएं, इनसे भी हमें उस शासक से संबंधित जानकारी मिलती है। तो सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन की बात करें तो विभिन्न शासक हुए हैं, उनके अंतर्गत अपने जो विशेष घटनाएं होती थी, जो सामसायिक घटनाएं होती थी, उनसे संबंधित उन्होंने या तो खुशी होती, या फिर किसी का वंश वृद्धि होती, या फिर कोई विशेष प्रदेश को जीतकर जब शासक लाते थे तो उसी की याददाश्त में उनको एक तरीके से हमेशा चिर स्मरणीय बनाने के लिए वो सिक्कों का प्रचलन किया करते थे। अब जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने आप को वीणा वादन करते हुए चित्रांकन करवाया है सिक्कों के ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत शौक था। इसी समुद्रगुप्त ने खुद को निहत्था व्याघ्र का, जो व्याघ्र होता है, शेर या चीता कह सकते हैं, तो ये व्याघ्र है, व्याघ्र का शिकार करते हुए भी सिक्कों पर दर्शाया है। इससे पता चलता है कि वह शक्तिशाली सम्राट था। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के हैं। जो कुमारगुप्त है यह भी गुप्तकालीन शासक था। कुमारगुप्त के कौन से हैं? कार्तिकेय प्रकार के। कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त के हैं। इससे हमें जो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो कुमारगुप्त है शैव का अनुयायी था। शैव होता है शिव, शिव का अनुयायी था। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के, सबसे पहले किस चीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के, तो सबसे पहले किस चीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं चांदी और तांबे के। चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सिक्कों को, चांदी और तांबे के सिक्कों को आहत के सिक्के कहा जाता है। कौन से सिक्के? आहत के सिक्के कहा जाता है। या फिर कह दे पंचमार्क के सिक्के। आहत के सिक्के और पंचमार्क के सिक्के बात एक ही है। तो वो किससे बने हैं? कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? चांदी का और तांबे का। कुषाणों के समय स्वर्ण और ताम्र सिक्के प्रचलन में आए हैं। कुषाण है, आपको पता होगा कि यह भी एक विदेशी जनजाति थी जिसने भारत पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कुषाणों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। तो कुषाणों ने किस किस के सिक्के चलाए थे? एक तो चलाए हैं स्वर्ण के और दूसरे चलाए हैं ताम्र के। यह याद रखना कि कनिष्क ने चांदी के सिक्के कभी नहीं चलाए। अक्सर एसएससी लेवल पर यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्कों में से निम्न प्रकार का सिक्का नहीं था। चांदी का, तांबे का और अन्य भी दे देते हैं। तो चांदी के सिक्के इसने नहीं चलाए, स्वर्ण के और तांबे के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्राएं प्रचलन में थी। गुप्त काल में कौन सी मुद्राएं प्रचलन में थी? स्वर्ण और रजत। रजत बोलते हैं चांदी को। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह हैं और अश्वमेघ पराक्रम लिखा गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा कई अश्वमेघ यज्ञ किए गए हैं और उनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। बयाना, बयाना जो कि राजस्थान भरतपुर में है, यहाँ पर हमें कुछ सिक्कों का ढेर मिला है।
सिक्कों का ढेर मिला है और उस ढेर से अनुमान लगाया गया है कि ये गुप्तकालीन सिक्के हैं। वहीं पर एक स्थान और आता है जोगलथम्बी। जोगलथम्बी नाम का एक स्थान है जहां पर शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी से संबंधित सिक्के मिले हैं। किसके? शक और सातवाहन, इनके बीच में संघर्ष होता है और उस संघर्ष का चित्रांकन उन सिक्कों पे करवाया गया, जिससे हमें पता चलता है कि शक और सातवाहनों के बीच में संघर्ष कभी हुआ होगा। सिक्कों के साथ ही मुहरों का भी प्रचलन था। इन पर राजा का नाम, उनके सामंत का या पदाधिकारी गण का या व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर और नाम हुआ करते थे। अब सिक्कों से हमें कौन कौन सी चीजों की जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि तिथि क्रम का निर्धारण करना, धार्मिक विश्वास की जानकारी, कला पर प्रकाश, व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, नवीन तथ्यों का उद्घाटन और शासकों की रुचियों का ज्ञान। अब शासकों की रुचियों का ज्ञान अगर देखें तो उस ज्ञान के तौर पर हम देखेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त ने खुद को वीणा वादन करते हुए दिखाया है, तो पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वह वीणा बजाने का शौकीन था। तिथि क्रम जैसे बात करें हम चंद्रगुप्त प्रथम की, जो गुप्त वंश का शासक था, उसने जब अपना राज्यारोहण करवाया था तो चांदी के विशेष प्रकार के सिक्के चलवाए थे और यह किसकी याद दिलाता है कि उस वक्त उसका राज्यारोहण हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें धार्मिक विश्वास की, तो कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के हैं जिसपे शैव अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है कि जो कुमार गुप्त है शैव अनुयायी था, तो इससे हमें पता चल गया कि धार्मिक विश्वास की भी जानकारी मिलती है। कला पर प्रकाश, कला की किस शासन काल में कौन से सिक्के किस धातु से बने हैं इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, अगर स्वर्ण सिक्के मिले हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उस शासक का जो शासन काल था कितना समृद्ध अवस्था में था। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, सीमाओं का ज्ञान का अनुमान कैसे लगाया गया कि एक स्थान पर उदाहरण के तौर पर देखें तो पाटलिपुत्र, अगर पाटलिपुत्र के जो सिक्के हैं अन्य स्थानों पर मिलते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में मिलते हैं या फिर पूर्वी भारत में मिलते हैं या पश्चिमी भारत में मिलते हैं या भारत से अलग अन्य स्थानों पर भी मिलते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक था। उसके बाद में नवीन तथ्यों का उद्घाटन, नवीन तथ्यों के तौर पर देखा जाए कि जो शासक थे वो शासक कुछ विशेष घटना हो जाती तो उनका प्रदर्शन अपने सिक्कों पर करवाया करते थे ताकि वो हमेशा चिर स्मरणीय रहे। शासकों की रुचियों का ज्ञान मैंने बता ही दिया कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने खुद को वीणा वादन करते हुए चित्रांकन करवाया है, जो उसकी रुचि विशेष का एक तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करें। और आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, सुना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।